हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू एक नज़र में हम पॉलिटी का पेपर देखने जा रहे हैं 2023 का। ठीक है, इससे पहले हम 2013 से लेकर के 2022 तक के सारे पेपर, सारे सब्जेक्टों के पेपर हमने करा दिए हैं पीवाईक्यू एक नज़र में। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आप अपनी परिधि, अपनी रेंज को तय कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें खासियत ये होती है कि हम इसमें आंसर नहीं बताते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि आप एमसीक्यू रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि आप पॉज करके आंसर कमेंट में दे सकते हो या खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो एक लाभ आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी हमारी एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यू एक नज़र, सॉरी पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस। 2011 के हमने सारे पेपर उसमें डिटेल एनालिसिस में करा दिए हैं, जिससे क्या है कि आपको पूरा सब्जेक्ट ही रिवीजन हो जाएगा। आप कोई भी मान लो साइंस टेक पढ़ रहे हैं, तो साइंस टेक आपने पढ़ के 2011 का पेपर देखोगे तो साइंस टेक आपका लगभग रिवीजन 2011 के पेपर में हो जाएगा। इसी तरह से 2012 के पेपर में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2013, इस तरह से 2025 तक के हम सारे पेपर करा देंगे, तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। आप एक बार देख करके देखिए दोस्तों, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो खैर चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट में। तो आपको पता है कि हम कुछ भी सिलेबस से इतर नहीं पढ़ाते हैं, सारा सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आप जैसे पीटी के सिलेबस में जाओगे, प्रीलिम्स के सिलेबस में, तो जीएस फर्स्ट। प्रीलिम्स में आपको पता है कि प्रीलिम्स में जो हमारा पीटी का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं। जो बिगनर हैं बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। ठीक है, GS1 में हमारा जो है, आपको पता है कि जीएस के सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी। जो अभी हम पॉलिटी का पेपर देखने जा रहे हैं, ये सब जीएस फर्स्ट में आएगा। जीएस सेकंड को हम लोग बोलते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन आती है। ठीक, तो ये हमारी जो है सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। और हमारी एक सीरीज और चल रही है, डेली टारगेट। डेली टारगेट में हम आपको टारगेट देते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट इस किताब से इतना इतना पढ़ना है। ठीक है, तो वो सीरीज आप देख रहे होगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अंततः दोस्तों आपको खुद ही पढ़ना है। आप खुद से पढ़ोगे, चाहे जिसके यहाँ कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में आपको खुद का मटेरियल रख के तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अपने हिसाब से तय करना है कि हमको पढ़ाई करना है या दूसरों की कोचिंग में घूमते रहना है। कोचिंग से आप मदद लीजिए, गाइड लीजिए, मेंटर के रूप में किसी से मदद लीजिए, लेकिन स्वयं से तैयारी करना मत भूलिए। आप स्वयं की तैयारी करना भूल जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे दोस्तों। अंततः आपको लास्ट में 2-3 अटेम्प्ट दे लोगे, फिर उसके बाद आपको पछतावा होगा। तो खैर चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय राजतंत्र और शासन, मतलब कि ये जीएस फर्स्ट जो है हमारा प्रीलिम्स में, उसका सिलेबस है। तो उसके सिलेबस में यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय राजतंत्र और शासन। इसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति और अधिकार संबंधी मुद्दे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये हमें डिटेल्ड सिलेबस हमें नहीं बता रहा है, ना ठीक से डिस्क्राइब कर रहा है, अब कहाँ से पूछेगा, तो इसके लिए हमको पीवाईक्यू देखना पड़ता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू से पहले हम एक बार यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को भी देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सिलेबस से उठा के प्रश्न पूछ रहा है। तो खैर, इससे पहले मैंने मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो मैं इसको अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बार बताता हूँ तो उससे क्या होता है कि वीडियो लंबा भी होता है और समय भी जाता है। आप पीछे से रेगुलर देख के आ रहे होगे, तो हमने कई सारे वीडियोज़ में इसके सिलेबस को हमेशा डिटेल अच्छे तरीके से बताया है। एक काम मैं और करूंगा कि जब मेंस, यूपीएससी का मेंस आएगा, तो उससे पहले मैं इसी सिलेबस को, मेंस के सिलेबस को, जैसे पॉलिटी का है तो पॉलिटी के सिलेबस को बढ़िया से डिस्क्राइब कर दूंगा एक एक पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पर भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार है, तो इस पर 20 शब्द में या 50 शब्द में आपको लिख के दे दूंगा। तो जिससे क्या हो कि आप कहीं पर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसकी भूमिका लिखने में, कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे भूमिका लिखने में दिक्कत आ रही है, तो यहीं से उठा के आप भूमिका लिख दो। अगर ऐतिहासिक आधार पर कोई प्रश्न बनता है तो आप कोई भी भूमिका इससे बना के लिख सकते हो। संघराज क्षेत्र पर हम दे देंगे 100 शब्द का मटेरियल। इसमें भी हम प्राथमिकता रखेंगे, जैसे ऐतिहासिक आधार को 20 या 50 शब्द में देंगे, लेकिन संघराज संबंध से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इसको हम 50 से 100 शब्द में दे देंगे। समझ में आए, इस तरह से। तो खैर चलते हैं हम, तो इसको आप देख लेना पीछे के वीडियो में, क्योंकि हर बार डिस्कस करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। हालांकि सवाल पूछे जाते हैं, जैसे संसद, राज्य विधायिका, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप देख लेना, 10 पॉइंट देखने हैं आपको। GS2 में जाओगे, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में GS2 में, तो GS2 में जब जाओगे तो उसमें शुरू के 10 पॉइंट आपको देखने हैं, 1 से 10 तक के पॉइंट, ये आपके पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, बाकी गवर्नेंस से भी सवाल आ जाते हैं। तो अब चलते हैं, पहला प्रश्न आप अच्छे से पॉज करके पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। तो इस सीरीज में हम लोग थीम बताते हैं कि थीम कैसे रिपीट होती है, इसके साथ साथ यूपीएससी का पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का, प्लस यूपीएससी का जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी प्रगति क्या है। ये 3 आधार पर हम चीज़ों को समझते हैं। तो प्रगति जहाँ जहाँ चेंज होती दिखाई देगी वहाँ हम दिखाएंगे। हालांकि 2023 का ये पेपर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति चेंज होती दिखाई देगी, पैटर्न यूपीएससी का चेंज होता दिखाई देगा। देखिए आप इसमें कथन देखिए, ये इसके कथन दिए हुए हैं, केवल 1 सही, केवल 2 सही, सभी 3 सही, कोई भी नहीं सही। ठीक, अब ये पैटर्न में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि मान लो कि इसमें से एक कथन गलत है, ठीक है, अब 2 कथन सही है। ठीक है, तो आपने लगाया केवल 2 सही, इसका उत्तर मान लो 2 है। ठीक है, 2 सही है,
लेकिन किसी बच्चे ने क्या लगाया कि उसने क्या माना कि पहला भी सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत माना उसने, तो भी 2 लगा के आएगा। तो इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जो बच्चा पढ़ के गया है सही से रियल में, तो उसके लिए तो फ़ायदा मिल गया कि भाई चलो उसने 2 लगाया, और जो पढ़ के नहीं गया उसने इस आधार पर लगाया 1 और 2, तो उसको भी 2 नंबर, मतलब इस प्रश्न का आंसर के हिसाब से उसको 2 नंबर मिल रहे हैं, और जो गलत लगा के आ रहा है उसको भी 2 नंबर मिल रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फिर हम उन बच्चों को अलग ही नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे हकीकत में तैयारी करके आ रहे हैं, तो उनको लाभ ही नहीं हुआ। तो ये तुक्का वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। फ़ायदा क्या हो रहा था, मतलब वो तुक्का मार के आ गए तो उनका सही हो गया, और जो तुक्का नहीं मार के आ पाए उनका गलत हो गया। तो इसको लेकर के यूपीएससी ने, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, स्टूडेंट्स ने, और यूपीएससी के जो बड़े बड़े अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो यूपीएससी ने इस पर सुधार किया, यूपीएससी को भी लगा कि इस पर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने 2024 में पेपर बहुत सरल रखा, फिर 2025 में भी पेपर मॉडरेट था, बहुत कठिन नहीं था, 2026 में भी पेपर ठीक ठाक आएगा। आप लोग परेशान ना होना, बस ऐसे तैयारी करते रहना, आपका सिलेक्शन होगा। बस सही दिशा में तैयारी करनी है। सही दिशा कैसे तय होगी, जब हम इस तरह से पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि निरस्त कर दिया जाता है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव सही से नहीं कराया गया, या फिर से होगा, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व, मान लो कि 1 तारीख को चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, वो जीत करके आ गए। अब 12 तारीख को, महीने की 12 तारीख को ये बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये चुनाव सही नहीं है, इसको मतलब कि फिर से कराया जाए। तो अब पीछे की तारीख में फिर क्या लिख रहा है, राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान हुए, मतलब कि उनके द्वारा किए गए कार्य भी बेकार हो जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। तो जो 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में जो कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए गए थे, तो वो क्या निरस्त हो जाएंगे या अविधिमान हो जाएंगे, अविधिमान हो जाएंगे। ठीक है, विधिमान नहीं, अविधिमान हो जाएंगे, मतलब कि उनको हटा दिया जाएगा, या वो कानूनी रूप से सही नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य, चाहे वो उनका चुनाव होकर के वो आए हों, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य विधिमान्य होते हैं, विधिमान्य होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम आंसर नहीं बता रहे हैं, पहली बात तो। ठीक, तो इस तरह से आपको पढ़ना है एक एक पॉइंट को। प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, अलर्ट रह के क्वेश्चन करना है, एक एक पॉइंट। यहाँ पर इस शब्द को अच्छे से देखो कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे। अब अगली बार से मैं इसमें इंग्लिश मीडियम लगा दूंगा, हालांकि डिटेल एनालिसिस 2011 का कराया, उसमें हमने इंग्लिश हिंदी दोनों लगाई है। ये पहले मैंने तैयार करा लिया था, तो जिसने तैयार करके हमें दिया था उन्होंने थोड़ी सी गलती की जल्दबाजी में कि साथ में इंग्लिश का नहीं लगाया। तो ऐसे शब्दों को आपको इंग्लिश में भी देखना है, और प्लस अभी आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे शब्दों को अपने डायरी मेंटेन कर लीजिए, उस डायरी में आप ये शब्दों को लिख लिया करिए यहाँ पर। फिर इनका आंसर जो है, मतलब इनके बारे में लिख करके याद किया करिए, फिर आप पढ़ोगे कोई भी चीज़ तो आपको समझ में आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ भी समझ में आएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति, इसका मतलब राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक थीम मिल गई यहाँ पर, राष्ट्रपति। अब मैंने राष्ट्रपति जो है अपने डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम, डिटेल डेली टारगेट में पहले ही दिन दिया था, मतलब पहले दिन का मतलब 2-3 दिन के बाद मैंने ये डेली टारगेट जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 12 वीडियो डाल चुके हैं। तो डेली टारगेट में मैंने राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी कि हर साल यूपीएससी उससे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ कह रहा भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, मतलब पोस्टपोन, डिफर, स्थगित मान लो। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, किया जाता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई, उनके निर्वाचन होने अभी शेष हैं। आपको पता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव तो होके रहेगा, चाहे जो आ जाए हो जाए, चाहे विधानसभा हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ विधानसभा अगर नहीं है तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है रुकेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा पद है कि उसको देश में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं, मान लो आपातकाल की कोई स्थिति आ जाए, कुछ हो जाए, तो राष्ट्रपति को होना बहुत जरूरी है। संसद सत्र में नहीं चल रही होती तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लाता है। आपको पता है अध्यादेश भी एक कानून होता है। इससे भी यूपीएससी ने पूछ लिया राष्ट्रपति की शक्तियों से प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे ये थीम आपको याद रखना है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, निकल जा रहा मुझ से सवाल आंसर। आप ध्यान रखना कि इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, धीरे धीरे करके, समझ करके। हमको पीवाईक्यू से यही सीखना है। बार बार जब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके माइंड में हो जाएगा। मान लो आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आपने पीवाईक्यू को अच्छे से देख रखा है, तो आप उस लाइन को ज़्यादा महत्व दोगे जहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। फिर यूपीएससी उन्हीं से घुमा करके फिर पूछ लेता है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नया पैटर्न आपको काफ़ी सालों बाद 2023 में इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। इससे पहले इक्का दुक्का पूछ लिया जाता था। अब यूपीएससी ने लगभग 40+ क्वेश्चन इस तरह के रख दिए, लगभग 50 के आसपास रख दिए इस तरह के पैटर्न में। ये दूसरा पैटर्न है, आपको देख रहा होगा। इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी जब ऐसे कथन देता है तो आपको ये बिल्कुल सेम ऐसे कथन देगा। तो इसको याद इसलिए कर लीजिए कि उसको पढ़ते समय आपको टाइम न लगे। जैसे मान लो 2026 में इस तरह का प्रश्न आ गया, तो आपको पता है कि पहला सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा पहले की व्याख्या करता है, तो तुरंत पहला मार दो।
इससे क्या होगा कि आपको इसमें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, और एक प्रश्न को पढ़ने में लगभग आपको 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे, क्योंकि पूरे प्रश्न ही नहीं पढ़ पाओगे। यूपीएससी अब तो 3 कथन देने लगा, 1 कथन 2 कथन, और 2025 में आपको 3 कथन दिखे थे इस तरह से, 3 कथन। फिर बोल देगा दूसरा तीसरा पहले की व्याख्या करता है, या दूसरे और तीसरे में से कोई एक पहले की व्याख्या करता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो घबराना नहीं है, बस आपको पहले पेपर यूपीएससी के पेपर को देखना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों की संख्या लगभग 50 कर दी, और पीछे जैसे यहाँ पर पूछा गया ये इस तरह के प्रश्नों की संख्या लगभग 40 से 45 कर दी। तो ये इस तरह के प्रश्न करने में बड़ी दिक्कत हुई। ये वाले प्रश्न तो हम लोग पहले पीसीएस वगैरह में और यूपीएससी 2011 से पहले इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछता था। तो जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से देखा होगा पुराने समय के, तो वो लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। अब इस प्रश्न को फिर पॉज करके आप दीजिए। कथन क्या कह रहा है? कथन 1, भारत में दैन न दिन मतलब डेली रोज के, अब ऐसे शब्द हैं तुरंत डायरी में लिखो कि इसका मतलब क्या होता है। यूपीएससी दोबारा फिर इस तरह के शब्द रखेगा तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैनिक काम के लिए या डेली रूटीन के, जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण या संरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। अब आपको पता होगा तो आप कर लोगे। या ऐसे ही प्रश्न नहीं आ गया, ये जेल अधिनियम 1894 में संशोधन किया गया था 2022-23 के आसपास, ठीक है। तो यूपीएससी ने वहीं से पूछ लिया। फिर क्या कह रहा है? भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 ये दिया हुआ द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। अब इनमें से कौन सा सही है? जो सही होगा तो उसके आधार पर इसका आंसर दीजिए। इन कथनों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि रट लो बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न फिर से आएंगे तो आप सीधे आंसर दे दो, समय बचेगा, दूसरे प्रश्न में उसको समय को लगा सकते हो। फिर तीसरा पढ़ते हैं। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? अब यहाँ से थीम निकल के आई कि अनुच्छेद 21 आपको पढ़ना अच्छे से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 में एक राइट्स और जोड़ दिया, एक अधिकार और जोड़ दिया है, जो महिलाओं को मासिक धर्म होते हैं उनके आधार पर। तो उसको भी याद रखना, ठीक है। यूपीएससी पूछ लेगा क्योंकि ये अनुच्छेद 21 से पूछता है। तो आपको इसमें से देखना है कि नैसर्गिक न्याय का अधिकार, विधि की सम्यक प्रक्रिया आपको पढ़नी है, जा करके पढ़िए, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, ये विधि की समझ क्षमता, इंग्लिश भी देख लिया करिए, ठीक है। तो पहले तो आपको विधि की सम्यक प्रक्रिया आपको अच्छे से पढ़नी है। मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस चर्चा में रहता है, पूछ लेगा यूपीएससी दोबारा। चलते हैं आगे। और देखिए 15वें वित्त आयोग, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो आपको एक नई थीम फिर से मैं दिए दे रहा हूँ। 16वें वित्त आयोग को अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी इससे इकोनॉमी में भी प्रश्न बनाता है और पॉलिटी में भी बनाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 280 आपको पता होगा कि वित्त आयोग के बारे में बोलता है, तो वित्त आयोग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वित्त आयोग पॉलिटी में भी बनाता है और इकोनॉमी में भी बनाता है। तो याद रखना, इकोनॉमी में भी मैंने ये प्रश्न दिखाए हैं और यहाँ पर पॉलिटी में भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2023 में सिंपल पूछ लिया। अभी 16वें वित्त आयोग कल ही देखता हूँ मैं, इसका वीडियो बना के आपको दे देता हूँ कि क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग को अच्छे से पढ़ना है। इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सिफारिश, वित्त आयोग का काम क्या होता है? ये करों का बंटवारा करता है, बंटवारा करता नहीं है, सुझाव देता है केंद्र सरकार को, तो फिर केंद्र सरकार उन करों को बंटवारा करता है। तो अभी करों के बंटवारे में 41% राज्यों को मिलता है। ये 15वें वित्त आयोग में भी बोला गया, 16वें में भी इसमें चेंजमेंट नहीं किया गया, यही रखा गया है। और 59% केंद्र अपने पास रखता है। और इसमें भी केंद्र और भी जो स्कीमें चलाता है केंद्र सरकार, अपनी अपनी स्कीमें जो चलती हैं उसकी, तो उसमें भी पैसा केंद्र सरकार देती है, समझ में। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये चीज़ पॉज करके आप इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। यूपीएससी ऐसे प्रश्न बनाता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी मैं 16वें वित्त आयोग पे और विस्तार से चर्चा कर दूंगा। तो ऐसे पूछ लेता है कौन कौन से उसमें मत जोड़े गए हैं, या कौन कौन से उसमें उसके जो है क्या बोलते हैं, एक तरीके से ग्राफ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, इस तरह से बनी होती ना। तो यूपीएससी पूछता रहता है, तो आपको इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नई जोड़ेगी। इस बार नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है। एक नई चीज़ जोड़ी गई, मैं कल उस पर अलग से चर्चा कर दूंगा। फिर आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के अधिनियमित किया गया है? पहला संविधान संशोधन 9वां, 44वां, 42वां, 86वां। पहली बात तो इन चारों संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पूछ लेता है, घुमा के फिर रख देगा, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। 42वां संविधान संशोधन को क्या मिनी संविधान बोला जाता है क्या? ऐसा कुछ है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। मूल अधिकार, यहाँ पर आपको थीम मिल गई मूल अधिकार। तो पहले तो आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। जो मैं डेली टारगेट आपको दे रहा हूँ उसमें मैंने मूल अधिकार पहले दिन ही दिया था आपको, तो पता होना चाहिए आपको। फिर संशोधन प्रक्रिया में आपको ये 4 संशोधन पढ़ने हैं। पहला 44वां, 42वां और 86वां, ठीक है। ये संविधान संशोधन आपको अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी इन्हीं में से घुमा के अगली बार क्या कर देगा, 86वें संविधान संशोधन को प्रश्न बना करके पूछ लेगा और आप बता नहीं पाओगे। तो चलते हैं आगे। आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंसर दे देने से फिर आपका माइंड नहीं खुलेगा, आप सोचोगे नहीं इसके बारे में। फिर आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबूत करता है। अब ये क्या करता है? संविधान का मतलब क्या होता है? सी वाला ठीक से पढ़ो, क्या यही है क्या? तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के वित्त विधेयक और धन विधेयक। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, तो वित्त विधेयक में भी अंदर धन विधेयक आता है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक अच्छे से पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी इनसे बार बार प्रश्न पूछता है, ये याद रखना। ठीक है, वित्त विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, वित्त विधेयक भी, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकेंड, ये याद रखना। तो इनको अच्छे से आपको एक थीम क्या मिल गई आपको? वित्त विधेयक पढ़ना है। तो जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत कर सकती है। आपको पता होगा, बिल्कुल सही चीज़ लिखी है, क्योंकि वित्त विधेयक एक तरीके से समान विधेयक होता है। ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक में किसके पास ज़्यादातर अधिकार होता है? लोकसभा के पास होता है। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं दूंगा इसका। तीसरा पढ़ो, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। तो आपको पता होगा कि जो वित्त विधेयक है वो समान विधेयक है, तो समान विधेयक में संयुक्त बैठक होती है कि नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। अब नाइट पैटर्न के हिसाब से इसका आंसर करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर कूट देता है तो शायद आप अच्छे से कर लेते। लेकिन ये बेसिक जानकारी है, यूपीएससी ऐसे सवाल के लिए बेसिक जानकारी अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे। तो बेसिक, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल, बुक में आप कहीं से भी पढ़ते होगे तो ये सब मिल जाता है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, होमगार्ड, अब ये चर्चा में जब चलता है तो यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, अब इनके विषय में भी सिंपल ट्रिक भी होती है, कॉमन सेंस भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है। एलिमिनेशन हालांकि यहाँ पर कम काम कर रहा था, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये प्रश्न आराम से हो जाएंगे। निम्नलिखित होमगार्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ सही हो सकती है, ऐसे प्रश्नों के करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि जब कोई ऐसी चीज़ दे तो होमगार्ड अधिनियम, अगर होमगार्ड है तो होमगार्ड का कोई अधिनियम बनाया गया, मान सकते हैं कि हाँ है, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार समुत्थापित किया जाता, हो सकता है, मान सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की होती है। आपको पता है कि होमगार्ड राज्यों में क्या करता है, पुलिस को सहायता देता है। जब कभी कोई पुलिसकर्मी, सिपाही या कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद नहीं है तो ज़्यादातर होमगार्ड को भेज दिया जाता है, ये सुरक्षा के लिए। आपको पता है कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके घरों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होमगार्ड को भी वहाँ पर रखा जाता है। तो आपको पता होगा कि ये सहायक बल के रूप में काम करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा कथन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये डाउट में, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग्स होमगार्ड बटालियन समुत्थापित किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसे क्षेत्रों में तो सीआरपीएफ, बीएसएफ कहाँ चली जाएगी। तो तीसरा कथन आपको बिल्कुल गलत लगेगा, हालांकि मैं इसका आंसर नहीं बताऊँ, लेकिन इस तरह से सोचने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे सोचा जाता है। जैसे मान लो ये अचानक आ गया तो आपने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे प्रश्नों से डर नहीं जाना है, तुरंत देखना है कि ये इसमें क्या कॉमन सेंस लग सकता है। तो ऐसे प्रश्न तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब पिछले प्रश्नों को बार बार देखे लोगे। अब भाई पिछले प्रश्नों में आप पता चला कि आपने 40-80% तो क्वेश्चन आप पता रहते हैं आपको, लेकिन जो प्रश्न नहीं पता उनको कैसे टैकल करना है, तो वो कला तब आएगी जब बार बार प्रश्नों को सॉल्व करोगे नए तरीके से। आगे चलते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र, अब अनुसूचित क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। आपको 5वीं अनुसूची, वैसे तो अनुसूचियाँ पूरी पढ़नी है आपको, लेकिन 5वीं 6वीं अच्छे से पढ़नी है इस बार, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर के लद्दाख के मामले में 6वीं अनुसूची बड़ी चर्चा में थी। तो ये पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी बना देगा प्रश्न इससे। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। आपको ये पता होगा, 5वीं अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में। ठीक है, केवल अनुसूचित क्षेत्र बोल रहा था, थोड़ा सा याद रखना। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। इसमें राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री, तो थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को फिर पैटर्न यहाँ पर देखिए, केवल 1, सभी 3, केवल 2, कोई भी नहीं। तो ऐसे पैटर्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे, तो लड़कियों को दिक्कत यहीं पर हुई थी। नहीं तो वैसे प्रश्नों में क्या होता है, मान लो यहाँ पर केवल 1 कर देता है, इस तरह से केवल 1, यहाँ पर कर देता 1 और 2, यहाँ कर देता 1, 2 और 3, कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई लगेगा आपको तो पता चला कि आपने 1 को काट लिया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो चौथा आ गया। इस तरह से आंसर हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि यूपीएससी ने इस तरह रख दिया, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से बेसिक चीज़ों करोगे तो आराम से कर लोगे। भारत के, अब पढ़ते निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(4) पता होना चाहिए आपको, 15, अनुच्छेद 15, 16, ये अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि फंडामेंटल राइट्स आपको पूरे अनुच्छेद याद होने चाहिए
के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो ऐसे पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या चीज़ परिभाषित करता है, क्या चीज़ नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ोगे। अब देखिए पैटर्न फिर यहाँ पर पुराना पैटर्न है हालांकि, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कर लोगे आराम से। तो पहली बात तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल रट लो। फिर आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करे। ठीक, भारत का संविधान किसी राज्य को निवारक निरोध के लिए रखे गए व्यक्ति के लिए कानून परामर्श प्रदान करने से छूट देता है। आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के सामने अभियुक्त के कबूलनामे को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ है, याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, निवारक निरोध अच्छे से पढ़ना है, ये क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 20, 21, 22 आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। कायदे से तो फंडामेंटल राइट्स के एक एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के पूरे पता होना चाहिए। डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहीं से घुमा घुमा करके पूछता है, इसलिए ये थीम याद कर लो। समझ में आया? चलते हैं आगे। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताओ, के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच सामाजिक मूल्यों को संवर्धित मतलब बढ़ाने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताना मुझे। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। अब ये बात सही है कि नहीं? पहली बात तो ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो दूसरा कथन में डाउट लग रहा होगा आपको, फिर ये कथन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पहली बात तो संविधान कब लागू हुआ ये पता होना चाहिए। संविधान को बनने में कितने दिन लगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए कितने दिन लगे। जैसे 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे, लगभग 3 साल लगे थे। ठीक है, 11 दिन अर्थात 3 साल लगे थे, ये पता होना चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए दोस्तों। अब बेसिक चीज़ें आपको एक चीज़ भी पता होगी तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा तैयार रखनी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति कितना महत्वपूर्ण है, यूपीएससी प्रश्न बनाता है, इसलिए मैंने इस बार उपराष्ट्रपति चर्चा में है। श्री धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है तो चर्चा में है, यूपीएससी पक्का पूछेगा प्रश्न। अब मैंने बोला भी है कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने बताया वैसे प्रश्न देखना आएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाएं नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह होते हैं, मतलब कि क्वालिफाई होते हैं, उनको रखा जाता है। ऐसा क्या सही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में नाम निर्दिष्ट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वो चुनाव में भाग लेंगे, पता होगा आपको कि नहीं लेंगे, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो ये याद रखना, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होंगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, फिर एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा एमएलए के वोट का मूल्य किस राज्य का अधिक है, ये याद रखना। ठीक है, तो निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होता है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य केरल के एमएलए के वोट के मूल्य के मान से अधिक है, ऐसा पता होना चाहिए आपको। पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी की कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक। अभी ऐसे नहीं पूछ लेंगे, 2022 में चुनाव हुआ था तो स्पेशल जाके अंदर घुस के यूपीएससी ने पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसके वोट का मूल्य अधिक है, किसके वोट का मूल्य कम है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तो अभी नहीं पूछेगा, लेकिन जब पूछेगा तो जब चुनाव होते तब करंट में कोई चीज़ चल रही होती तभी पूछता है। तो आपको राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ना है। तो थीम आपको क्या मिल गई? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत्य और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, ये ऐसे लिखा हुआ है। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि उस समय बीएनएस एक्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही थी। ठीक है, बंदूक या तोप के अनुशासनात्मक गोली दागना जिससे अन्य लोगों की वैधिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019, ये भी याद रखना है। कोई बात चर्चा में चल रही होती है इसलिए पूछ लेता है। तो अब इनको स्पेशल पढ़ने मत लगना, इनके लिए आपको सिर्फ करंट पे ध्यान देना कि करंट में कोई चीज़ बनी होगी तो यूपीएससी पूछेगा।
ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पूछ लेगा। समझ में आया? चलते आएंगे। निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। निम्नलिखित या ऊपर में से कितने सांविधिक निकाय हैं? तो पहली बात तो आपको संवैधानिक निकाय पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वैधानिक निकाय पता होना चाहिए, और कुछ कार्यपालिका के आदेश के द्वारा बन जाते हैं तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए, प्लस ये जितने आयोग हैं ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरी डेली टारगेट जो सीरीज चली उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो उस तरह से आप करते रहना, आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।